सो दिस इज द प्लिम्स क्लास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड इससे पहले आई हैव कंप्लीटेड सेक्शन 1 to 8. Today I am going to complete 9 to 17. So this is the second class on the PLIMS classes. I have dealt this topic in foundation course as well, but now this is only for the PLIMS classes. Secondly, अपना बेरट लेके बैठिएगा, जहाँ से मैं कहूँ कि यहाँ से क्वेश्चन प्लिम्स का बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो प्लीज कीप नोटिंग, नोट करते जाइएगा. 99% क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम दोज पॉइंट्स एज वेल. उतना करने के बाद आप बाकी को छोड़ भी सकते हैं, उतना करके जरूर आइएगा बस. तो उतनी इफेक्टिव होने वाली हैं क्लासेस ये. एंड प्लीज गो टू सेक्शन 9 नाउ. सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लिम्स. हेडिंग से क्वेश्चन आएंगे. You will expect the question from heading itself. First question will be, this is section 9 deals with what? Section 9 deals with the general duties, and this word is itself very important. It is not specific duties, specific. It is general duties. तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? Which section deals with the general duties? सेक्शन 9 पूछेगा. एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि सेक्शन 9 किस प्रकार की ड्यूटीज की बात करता है? तो ये जनरल ड्यूटीज की बात करता है. तो 2 क्वेश्चंस आर देयर. आई बिलीव कर लेंगे. राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स हियर. नाउ नेक्स्ट अब पढ़ते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज. पर्संस आर बाउंड टू कैरी ऑन, सॉरी, पार्टनर्स आर बाउंड to carry on the business of the firm to the greatest common advantage. Number 1, see, these are the duties. Section 9 is dealing with the duties of the partners. And then the next question in your prelims, exam will be what? That what are the general duties? What are the general duties mentioned in section 9? वो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं सेक्शन 9 में, उनको याद करना है. अपनी यहां से क्वेश्चन बनता है आपका. तो नंबर 1 है आपका पार्टनर्स आर बाउंड. पार्टनर्स आर बाउंड मीन्स पार्टनर्स हैव ड्यूटी. इट मीन्स ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम, एंड कॉमन एडवांटेज मीन्स एडवांटेज फॉर ऑल. तो दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी, दैट एवरी पार्टनर इज बाउंड टू वर्क फॉर कॉमन एडवांटेज. सभी का एडवांटेज होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? नॉट पर्सनल एडवांटेज के लिए काम नहीं करेंगे. अदरवाइज यू विल हैव टू इंडemnify द फर्म, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर पर्सनल प्रॉफिट. तो ये पहली ड्यूटी हुई आपकी, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे. एंड सेकंड इज व्हाट? टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर. सेकंड ड्यूटी, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर. एंड थर्ड, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. So this is the third question which can come from the section 9, that what are the general duties mentioned in section 9. section 9 में कौन कौन सी general duties mention है वो यहाँ पर बताए गए हैं. Secondly, you will see the language. Please see the language here. This is not section 9. सेक्शन 9 में जो ड्यूटीज मेंशन है, दीज आर नीदर सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट नॉर टू एनी कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स व्हाट? आप प्लीज रीड कीजिए, देखिए दोबारा इसको दूसरे तरीके से देखिए. ये जो लाइन है कहीं पर, इट इज नीदर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा भी लिखा हुआ नहीं है यहां पर. ना ही आपने ये लिखा मिलेगा नोर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एक्ट. इट मीन्स व्हाट? तो दोनों लाइनें यहां पर एब्सेंट है. इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट यू पार्टनर्स कैन नॉट एग्री दैट वी विल नॉट work for common advantage. We will not work for we will not be just and faithful to each other. They cannot agree to render, we will not render true accounts. So general duties are binding on all the partners. These duties are binding on all the partners irrespective of their contract act
इररेस्पेक्टिव ऑफ द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस। तो ये वैल्यू है इसकी। और इसी टेक्निकल पॉइंट पे एटलीस्ट जो स्टेट्स हैं लाइक दिल्ली, लाइक पंजाब, लाइक हरियाणा, वहां से इस अंडरस्टैंडिंग पर भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो 4-5 क्वेश्चंस ये प्रीलिम्स में सेक्शन 9 से बनते हैं, विच आई एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट इज व्हाट? सेक्शन 10। दिस सेक्शन 10 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई लॉस, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस caused by fraud. So please write P for prelims. First question in your prelims will come from the heading itself, that what, which section deals with duty to indemnify for loss caused by fraud. एक क्वेश्चन तो ये आएगा. They can ask you the section number. They will give you this they will give you the heading, marginal note, and then they will ask you which section deals with this. ये तो पहला क्वेश्चन हुआ प्रीलिम्स का. सेकेंडली क्वेश्चन ये आएगा आपका कि देयर इज ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस इन सेक्शन 10, बट फॉर व्हाट? वेदर इट इज फॉर फ्रॉड, वेदर इट इज फॉर नेग्लिजेंस, वेदर इट इज फॉर चीटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. और फिर कह देंगे मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट, इस तरीके से ऑप्शंस होंगे. तो डोंट फॉरगेट द वर्ड यूज हियर इज ओनली फ्रॉड, एंड यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा. डोंट फॉरगेट दिस, डोंट डू दैट ऑल, डोंट मिक्स द थिंग्स, डोंट मिक्स, कन्फाइन टू द वर्ड फ्रॉड ओनली. इस फ्रॉड वर्ड पर ही आप लोगों ने कन्फाइन करना है. यू नीड नॉट टू गो बियॉन्ड दैट. There is a word used, fraud means fraud. It is not misconduct, it is not willful negligence, it is not gross negligence, it is not negligence, it is not cheating, nothing else, no nonsense, only fraud. तो यहां से सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका, लिख लेंगे, पढ़ लेते हैं जरा. Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud. P for prelims. तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर. प्रत्येक पार्टनर का ये कर्तव्य है. दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर दैट ही शैल इंडेमनिफाई द फर्म. वो फर्म की क्षतिपूर्ति करे. किसके लिए क्षतिपूर्ति? फॉर एनी लॉस, जो उसने उस फर्म को लॉस दिया है उस लॉस के लिए भरपाई करे, इंडेमनिफाई करे, क्षतिपूर्ति करे. और वो लॉस कैसे हुआ है? लॉस इज कॉज्ड बाय हिज फ्रॉड. उसके कपट के द्वारा जो कंपनी को लॉस हुआ है, जो फर्म को लॉस हुआ है, उसके लिए वो भरपाई करे, इंडेमनिफाई करे. ये बात कहाँ लिखी गई है? ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है? ये है आपका सेक्शन 10, और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा. आई बिलीव भी कर पा रहे होंगे आप. तो दिस इज सेक्शन 9 एंड 10. सो नाउ आई फॉरवर्ड. दिस इज सेक्शन 11. Section 11, determination of rights and duties of partners by contract between the partners. See, very very important for your prelims, very important for your prelims. देखिए क्या है, पढ़ते हैं इसमें. पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, subject to the provisions of this act. Don't forget this line, I will explain it. The mutual rights and duties of the partners may be determined by a contract between the partners. You see, basically section 11 is dealing with the general principle. ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन in your prelims will come from this general principle. Which section deals with the general rule of mutual rights एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. तो जनरल सामान्य सिद्धांत की बात कौन करता है? दिस इज सेक्शन 11. तो सेक्शन 11 के यहां से आएगा, हेडिंग से क्वेश्चन आ सकता है. सेकंड क्वेश्चन आएगा कि विच सेक्शन डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल. ये जनरल रूल, सामान्य सिद्धांत, सामान्य नियम किस संबंध में? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, उनके अधिकार और कर्तव्यों को डिटरमाइन कैसे करेंगे, इस संबंध में जनरल रूल कौन से सेक्शन में दिया गया है, कौन सी धारा में दिया गया है? वो है सेक्शन 11. मत भूलिएगा. अब पढ़ते हैं इसको, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये.
सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, पहले आगे बात पढ़ते हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स मींस पार्टनर्स के विस ईच अदर जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं may be determined by the contract. It means what? It is the partners who will determine their rights and duties. It is nobody else. If you and me are the partners, so we will decide our mutual rights and duties. कि what will be your right, what will be your share, what will be my share, what will be my duty, what will be your duty. It shall be decided by us through what? Through a contract. So everything will be determined on the basis of the contract between us. जो हमारे मध्य कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये हम सेक्शन 4 में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 5 में पढ़ चुके हैं। What relation of partnership arises from contract and not from the status of the parties, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो सेक्शन 4 एंड 5 भी यही कहता है कि पार्टनरशिप का बेस क्या है, वो है कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट से ही इमर्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट से ही हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमिन्ड होंगे। और यही क्वेश्चन आएगा आपका यहां से कि व्हाट इज द जनरल रूल। जनरल रूल इज दैट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी डिटरमिन्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। दिस इज, सी द बोर्ड, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स विल डिटरमाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज। एंड अगेन प्लीज सी, दिस इज अगेन, अब इस लाइन को समझिए आप लोग, बट दिस राइट ऑफ, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स हैव राइट, यू कैन से द पार्टनर्स हैव राइट टू डिटरमाइन देयर राइट्स थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनर्स का ये अधिकार है कि वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को डिटरमाइन कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा करके। लेकिन दिस राइट of making a contract, this right of making a contract is subject to the provisions of this act। ये है टेक्निकल इसमें, और यहीं पर ही आपका एलिमेंट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली भी आ जाएगा। अदर स्टेट तो है ही है, बट बिकॉज वहां पे कुछ ज्यादा जनरल और टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स यू कैन डिटरमाइन योर राइट्स एंड ड्यूटीज। आप मान लीजिए मैं, अरशान और सौरभ बोस एंड 3-4 लोग, नवदीप डाबला, सोनम सिंगल, हम सब लोग पार्टनर्स हैं। वी कैन डिसाइड आवर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, नो डाउट, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11। बट while drafting that contract, while deciding our mutual rights and duties, we cannot contradict the provisions of this act। हम इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स जो दायरे खींच रखे हैं इस प्रोविजंस, इस एक्ट ने, उन सीमाओं के अंतर्गत ही रह करके हम कोई संविदा कर सकते हैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में। हम इस अधिनियम के प्रावधानों के परे नहीं जा सकते। समझ रहे हैं आप बात ये? जैसे अभी हमने देखा सेक्शन 9 में, दिस वाज सेक्शन 9, आपने देखा था अभी सेक्शन 9 में जनरल ड्यूटीज थी, जनरल ड्यूटीज थी। ये सेक्शन 10 है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस। दिस इज द प्रोविजन ऑफ दिस, तो यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ऑफ दिस। ऐसे ही सेक्शन 9, सेक्शन 69 है, सो मेनी प्रोविजंस आर देयर। सेक्शन 69 है, that shows that if the firm is unregistered, that you as a partner you cannot sue। There is a disability attached with the non-registered firm, so you cannot violate the section 69। Meaning thereby, in nutshell, इस क्रक्स को समझना आप कि ये जो पहली लाइन है ये है इसका मतलब। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, शायद समझेंगे आप। You can understand like this, this is the boundary of the provisions of this act, provisions of Indian Partnership Act। So you can decide your rights and duties within this, note your all rights and duties are subject to this, you can't go beyond that। this is a लक्ष्मण रेखा है, बस इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे आप। गॉट इट और नॉट? तो यू कैन डिसाइड योर राइट्स एंड ड्यूटीज विद इन दिस सर्कल ओनली, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ऑफ दिस एक्ट।
आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. सो बेसिकली, तो आई सम अप लाइक दिस. You can determine your rights and duties as per your wish, but that should not violate the provisions of the Indian Partnership Act. And where is this provision? This provision is given under section 11. This is the question for your prelims. अब कर लेंगे. Now again, second question prelims में ये होगा, such contract, which contract? The contract which is determining your rights and duties. That contract may be expressed, that may be implied, and this is the question again कि whether this contract is supposed to be only expressed or there is a possibility it may be implied. Answer is yes, it may be expressed, it may be implied by the course of dealing. P4 prelims कर लेंगे. Next question is again, now you have started the partnership, you have made a contract, and as per the contract you have determined your mutual rights and duties, no doubt for that. But now you want to vary that subsequently, you want some variations कि we need to change it now as per the circumstances. तो यहां से क्वेश्चन आएगा अगर वेरिएशन करना है, पहली बात इट इज पॉसिबल और नॉट, तो आंसर इज यस. उसके संबंध में पढ़िए. सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरिड. फर्स्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स. इट कैन नेवर बी वेरिड, इट मे बी वेरिड. ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके उससे कि whether such contract can be varied or not. Answer is yes, it may be varied. Second question in your prelims will come from the fact that how it can be. It can be varied by the consent of all the partners. P4 prelims, and all is very important. It is not the majority. प्लीज लिख लेना कि यहां पर मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी शब्द नहीं लिखा हुआ है. इट कैन बी वेरिड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फाउंडेशन है आपकी. आप समझिए इस बात को कि जो पार्टनरशिप है आपकी, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. इट मींस व्हाट योर पार्टनरशिप, द बेस, द फाउंडेशन ऑफ योर पार्टनरशिप इज व्हाट ए कॉन्ट्रैक्ट. एंड नाउ यू वांट टू वेरी इट नाउ. तो इट बट नेचुरल दैट एवरीवन शुड गिव कंसेंट टू दिस. तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. एंड इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस कंसेंट may also be express consent or implied consent. Don't forget this. Express consent और implied consent, ये यहां पर केवल express consent नहीं है. तो contract भी express हो सकता है, implied हो सकता है. उसको vary करने की consent भी express और implied दोनों ही हो सकती है. अगेन यहां से prelims में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट 11-2. अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. समझिए इसी बात को. नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसका मतलब क्या है? सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि द एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज void if there is any agreement which is restraining the trade. जो ट्रेड को रोकता होगा, जो बाउंड करता होगा, restrictions impose करता होगा, वैसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, वो void होगा. तो as per section 27 any agreement which takes away your right of trade is void. But just opposite to this, what this 11-2 says. 11-2 says what? पढ़िए जरा, यहीं से क्वेश्चन आएगा. Such contract means the contract which determines your rights and duties, which is the basis of your partnership. This contract determining your rights and duties may provide, you can agree in that a partner shall not carry on, that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. जब तक वो व्यक्ति पार्टनर है वो कोई और बिजनेस नहीं करेगा. तो यहां पर द पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस. पार्टनर कोई और बिजनेस नहीं करेगा अदर देन दैट ऑफ फर्म. फर्म के अतिरिक्त आप कोई दूसरा बिजनेस नहीं करेंगे. सपोज यू आर ए पार्टनर एंड यू आर डूइंग बिजनेस विद मी इन पार्टनरशिप. तो आई एंड यू कैन एग्री दैट नाउ नन ऑफ अस will do any other business. So here the contract जो हुआ हमारा,
that is prohibiting the trade now, that can be hit by section 27. 27 ऐसे एग्रीमेंट को मना करता है, प्रोहिबिट करता है कि यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन फॉर कैरिंग ऑन एनी ट्रेड प्रोफेशन। ठीक, तो इसीलिए जो इनिशियल लाइन है वो यही है। इसको देखिए क्या है ये, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27। 27 में कुछ भी लिखा हो, इट मींस सेक्शन 27 के प्रोविजंस यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट जो एज पर 27 क्या होगा, वॉइड होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट यहां पर क्या होगा, वैलिड होगा। और यहीं से क्वेश्चन आता है, एक कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रेनिंग द पार्टनर फ्रॉम कैरिंग ऑन द बिजनेस इज वैलिड और नॉट, वॉइड होगा या वैलिड होगा, दिस एग्रीमेंट विल बी वैलिड। यहीं से प्रीलिम से क्वेश्चन आता है। तो प्लीज लेट मी नो इस पॉइंट पर ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, प्लीज सी दिस पॉइंट अगेन, इस तरह समझने की कोशिश कीजिए एंड गो टू द बोर्ड। सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक। एग्रीमेंट, इट सेज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि इफ देयर इज एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड। वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। कैसा एग्रीमेंट है ये, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एंड इसी बात के लिए सेक्शन 11(2) ये कहता है कि सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट विल बी वैलिड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड विल बी वैलिड एज पर सेक्शन 11(2) IPA। सेम एग्रीमेंट विल बी वॉइड एज पर ICA। इसलिए उन्होंने कहा कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 में भले ही वॉइड हो, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर पार्टनर्स ये एग्री करते हैं आपस में कि ना तुम ये काम करोगे ना हम करेंगे, कोई अदर बिजनेस नहीं करेंगे, तो वो बिजनेस भले ही एग्रीमेंट जो है वो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की कैटेगरी में आएगा, even then that will be valid, notwithstanding anything contained in section 27 such contract shall be valid under section 11(2). इतनी सी बात है इसमें बस। नेक्स्ट, दिस इज सेक्शन 12, इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन 12, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। Subject to contract, and you see 12 to 17 all sections will be subject to the contract। ये लाइन मिलेगी आपको हर जगह, subject to the contract। It means what, यही समझाता हूं, पहले इस लाइन को समझ लीजिए। Subject to contract का मतलब क्या है, क्योंकि ये लाइन जो है आपको 12 to 17 लगातार मिलेगी आपको। So 12 to 17 again these are your rights and duties। These sections, section 12 to 17, these sections are dealing with the rights and duties of the partners vis-a-vis each other। 9 में क्या था, जनरल ड्यूटीज थी। 10 में क्या था, ड्यूटी ऑफ द पार्टनर who has committed a fraud, उसकी ड्यूटी थी ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, जनरल ड्यूटी थी वो भी वो, लेकिन उसको कहते हैं किसी एक खास पार्टनर की जिसने फ्रॉड किया हो स्पेशल केस में। 11 में क्या आया, जनरल प्रिंसिपल आया कि आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को एक कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड कर सकते हैं। अब 12 to 7 जो ड्यूटीज आएंगी, 12 to 7 में जो राइट्स आएंगे, दोज ऑल ड्यूटीज आर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अधीन रहते होंगे। इट मीन्स व्हाट, इफ यू हैव मेड ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, इट मीन्स अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो योर राइट्स एंड ड्यूटीज विल बी डिटरमिन्ड एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके हिसाब से आपके राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमिन्ड होंगे। लेकिन अगर आप भूल गए, आपने किसी पॉइंट पर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, उस संबंध में आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, देन योर राइट एंड ड्यूटीज विल बी डिटरमिन्ड फ्रॉम 12 to 17। तो जब आपका कहां कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होगा, then these sections, section 12 to 17 will come into play। ये जनरल राइट्स एंड जनरल ड्यूटीज हैं, in the sense that
दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय यू बाय योर कॉन्ट्रैक्ट, बाय योर कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसके अपोजिट डिसाइड कर सकते हैं आप। अदरवाइज इफ यू डोंट डिसाइड देन द रूल्स इन सेक्शन 12 to 17 विल बी एप्लीकेबल। आई बिलीव कि ये वाली बात समझ में आई होगी। दिस इज ए subject to the contract between the partners, every partner has a right to take part in the conduct of the business. This is the first right of the partner. Every contract, every partner has a right to take part in the conduct of the business. प्रत्येक भागीदार का ये अधिकार होगा कि वो बिजनेस के चलाने में, उसके कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट कर पाए। अब ये आपका अधिकार है। तो पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से नहीं है। तो एवरी पार्टनर हैज ए राइट, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यू कैन डिसाइड, पार्टनर्स कैन डिसाइड इफ देयर आर टू ए बी सी डी, देयर आर 4 पार्टनर्स। तो एज पर दिस राइट एवरी पार्टनर, सी द बोर्ड, सी द बोर्ड, these are 4 partners A, B, C, D. So as per this 12A, partner A, B, C, D, all these partners have right to take part in the conduct of the business. Got it? But subject to contract between the partners, it means what? The partners may decide that only A and B will take part in the conduct of the business, and C and D will not take part in the conduct of the business. It can be decided by them कि out of 4 only these 2 will take part in the conduct of the business and C and D will not take part in the conduct of business. And अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, then this rule will be applicable that every partner whether A, whether B, C or D, all these partners will have right to take part in the conduct of the business. तो ये बात समझ में आई नहीं आई, 12 समझ में आया नहीं आया, बताइए। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्या है, जल्दी बताइए मुझे। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेम थिंग नाउ। एवरी पार्टनर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वही लाइन पढ़ेंगे आप। एवरी पार्टनर इज बाउंड, इट मीन्स इट इज ए ड्यूटी to attend diligently to his duties in the conduct of the business. तो बस कोई खास नहीं है, पढ़ता हूं कुछ। हर एक पार्टनर का ये कर्तव्य है कि वो अपनी ड्यूटीज का निर्वहन डिलीजेंटली करें। ये आया सी, यहां से इंपॉर्टेंट है और यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। प्लीज सी दिस, सी एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स, प्लीज ऑर्डिनरी मैटर्स को हाईलाइट कर लीजिए, may be decided by majority of the partners, majority को हाईलाइट कर लीजिए, connected with the business. See, if while conducting business you have some kind of differences amongst you, partners के बीच में मतभेद हो सकते हैं, then अगर वो ordinary matters में है, suppose there are 5 A, B, C, D, E. These are the 5 partners and they, while conducting business, they have some difference of opinion. Then how it shall be decided? They are saying it can be decided by majority. Any 3 of 5 से ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर जिस बात को, ओपिनियन को 3 लोग मिनिमम उसको सपोर्ट करेंगे, that can be the determining factor. मेजोरिटी पर क्वेश्चन आएगा। इट इज नॉट all वर्सेस मेजॉरिटी का अंतर समझ लीजिएगा बस। मेजॉरिटी का मतलब है 5 out of 5, सॉरी ऑल का मतलब है कि 5 है तो 5 के 5 उसको सहमति दें, और मेजॉरिटी का मतलब है कि 3 out of 5, मोर देन 50% उसको सहमति दें। तो यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा आपसे कि ऑर्डिनरी मैटर्स पे क्या है, देयर आर डिफरेंसेस ऑन ऑर्डिनरी मैटर्स, हाउ दिस मैटर विल बी डिटरमाइंड, that shall be decided by the majority of all the partners before prelims, ध्यान रखना। And every partner shall have the right to express opinion before prelims। यहां से क्वेश्चन आएगा कि which section, this is section 13C, deals with the right to express opinion। कौन सा सेक्शन right to express opinion की बात करता है, वो है आपका 13C। यहां लगा लीजिए before prelims कि every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided।
You are saying that matter shall be decided by the majority. Okay. But before that, everyone should be given to express his opinion. Only then you can say where is the majority. फिर मेजोरिटी को डिसाइड कैसे करेंगे आप? उससे पहले सबकी ओपिनियन पूछेंगे 5 के 5 से. तो A, B, C, D, E, इन सबकी ओपिनियन आनी ही चाहिए. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन दिस वे और दैट वे. Then on the basis of majority of their opinion, you will decide the ordinary matters, difference in ordinary matters. And again, please see this. No change may be made in the nature of the business. ध्यान रखना, nature of the business है, इसको यूं भी कह सकते हैं fundamental issues. जो मूलभूत इश्यूज हैं. एक है ऑर्डिनरी, इसको आप ऐसे देखिए, दिस इज difference of opinion may be as to the ordinary matters that will be resolved through majority of the by the majority partners. ये हम लोग कर चुके हैं P4 prelims. And there may be difference in opinion as to the matters of fundamental importance. यहीं से prelims से क्वेश्चन आता है. And for that purpose consent of all partners is required. फंडामेंटल इंपॉर्टेंस में कौन कौन से इश्यूज आते हैं? जैसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. अगर किसी फर्म में कोई न्यू पार्टनर की एंट्री होनी हो, इट मींस एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो सकता है. या फिर यू वांट टू चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस. आप बिजनेस करते थे पहले हलवाई की दुकान का, अब आपको फलों की दुकान का बिजनेस करना है, तो यू आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस. तो ये होते हैं फंडामेंटल इंपॉर्टेंस के इश्यूज. और कुछ इश्यूज होते हैं आपके ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं. ऑर्डिनरी मैटर्स को आपको रिजॉल्व करना है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड. फंडामेंटली इंपॉर्टेंट इश्यूज को आप कंसेंट ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड. एंड दिस इज द बेरेक लैंग्वेज. When the nature of the business change, no change may be made in the nature of the business without the consent of all the partners. So don't forget, repeatedly I am saying that word is what? Majority of partners and all the partners. Ordinary matters majority, fundamentally important matters all the partners. और जब while reading question and options, be careful कि उन्होंने कौन से ऑर्डिनरी मैटर की बात की है या फंडामेंटली इंपॉर्टेंट मैटर की बात की है. यहीं से क्वेश्चन बनेगा या बिगड़ेगा आपका. एंड नेक्स्ट इज दिस 12D. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी. एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी व्हाट? एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म. ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट ओनली अकाउंट, it is not only the accounts. एक होता है बुक्स, ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक होता है एनी बुक. तो हेयर यहां पर जो प्रोविजन दिया गया है आपको, दिस इज व्हाट एनी ऑफ द बुक्स है. यू हैव राइट टू एक्सेस. यू कैन हैव द एक्सेस मीन्स आपकी एक्सेस में होंगी. इट कैन नॉट बी डिनाइड. यू कैन सी इट, you can inspect it, you can copy any of the books of the firm. In case of जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 30 में पढ़ते हैं माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, उसको केवल अकाउंट्स का होता है. और यहीं से आपके प्रीलिम्स में जो ऑप्शंस आएंगे यहीं से क्वेश्चन आएगा. आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली दिस इज, डोंट फॉरगेट टू रीड ट्वाइस दैट क्वेश्चन कि वेदर दी एक्सेस की जो बात कर रहे हैं ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं या एनी बुक्स की बात कर रहे हैं. We are talking about of any books. Partner has right to access any book. It is not limited to only to accounts. Got it? And again I would remind you that is subject to the contract. Subject to the contract यानी कि contract अगर कर रखा है तो you can say in case of contract कर रखा है, opposite contract कर रखा है, that is subject to the provisions of the contract. It means ये कह सकते हैं कि नो A B C D अगर 4 पार्टनर हैं
इन 4 पार्टनर्स में ओनली ए एंड बी विल हैव द एक्सेस टू ऑल द एंड दीज टू विल हैव द लिमिटेड एक्सेस, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बट जनरल रूल इज दिस, एवरी पार्टनर हैज एक्सेस टू एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बताइए जनाब आली, सेक्शन 13 समझ में आया नहीं आया?